Hello everyone, this is Priya Meena, Assistant Professor Physics, Government Girls College सिरोही। बच्चों बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का जो पेपर फर्स्ट है काइनेटिक थ्योरी, थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल फिजिक्स, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हमने यूनिट फर्स्ट हमने स्टार्ट की हुई है। लास्ट जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था बच्चों ब्राउनिंग के बारे में, यानी कि ब्राउनिंग गति के बारे में, लॉज ऑफ गैस, गैस के लॉज, ये सब कुछ हमने पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है गैस के अणु की औसत स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा। कोई भी गैस का अणु है उसकी एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी जो है, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। इसे हम शुरुआत कहाँ से करते हैं बच्चों? गैस के अणु की जो माध्य स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है वो हम मान के चलते हैं कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुक्रमानुपाती होती है परमताप के, इट मींस एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। अब हम क्या मान के चलते हैं कि यदि किसी टेम्परेचर, कोई भी अणु ले लिया हमने, कोई मॉलिक्यूल ले लिया, ये हमने पीछे पढ़ा है कि माध्य स्थानांतरित जो गतिज ऊर्जा होती है टेम्परेचर के, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यही हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे। और यदि कोई भी हम मॉलिक्यूल ले लें जिसका जो मास है वो m है और जिसका मीन स्क्वायर वेलोसिटी यानी कि वर्ग माध्य वेग, वर्ग माध्य वेग बच्चों आपको बता दिया है हमने, वेलोसिटी का जो वर्ग यानी कि स्क्वायर लेने के बाद में उसका जब हम मीन कर देते हैं, माध्य निकाल देते हैं, तो वही क्या होता है? वर्ग माध्य वेग। ये अपने नाम से ही डिफाइन होता है। मीन स्क्वायर वेलोसिटी यदि c स्क्वायर बार हम ले लें तो हम क्या लिख सकते हैं माध्य स्थानांतरित गतिज ऊर्जा को, यानी कि वैसे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर होती है, पर यहाँ पर हम एवरेज लेंगे तो उसकी जगह वेलोसिटी हम क्या लेंगे? मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगा? हाफ एम सी स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू अल्फा टी। अल्फा यहाँ पर हमने कोई भी कांस्टेंट ले लिया क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के। टी को यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटा के इक्वल्स लगाएंगे तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ पे हमने अल्फा को कांस्टेंट ले लिया। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब हम क्या जानते हैं बच्चों? अणुगति सिद्धांत के अनुसार, पहले हमने पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, 1 ग्राम कोई भी हमने मॉलिक्यूल ले लिया, आदर्श गैस का दाब यानी कि प्रेशर ऑफ आइडियल गैस जिसका वॉल्यूम V है, उसका हम प्रेशर किस प्रकार से लिख सकते हैं, किस फॉर्मूले से लिख सकते हैं? वो होता है हमारा P इज इक्वल्स टू 1/3 mn अपॉन V C स्क्वायर बार। m यहाँ पर क्या है? मास है, V यहाँ पर वॉल्यूम है, n यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर है और C स्क्वायर बार यहाँ पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब V को यदि हम इस तरफ ले जाएं इक्वल्स के, तो ये क्या हो जाएगा? PV इज इक्वल्स टू 1/3 mn C स्क्वायर बार। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा? PV इज इक्वल्स टू, इधर 2 से ऊपर नीचे यदि हम मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा? 2/3 n, अंदर क्या लिख सकते हैं हम? हाफ एम सी स्क्वायर बार। ये हाफ एम सी स्क्वायर बार हमारे पास क्या है? अल्फा टी। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन से यदि हम पुट करें इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमारे पास पीवी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2/3 n, इसकी जगह हम क्या रख देंगे? अल्फा टी। तो हमारे पास क्या आ गया? पीवी इज इक्वल्स टू 2/3 n अल्फा टी। हम जानते हैं बच्चों कि आदर्श गैस के लिए जो हम गैस समीकरण लिखते हैं, गैस इक्वेशन लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं? पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। अब इसे, इस इक्वेशन के साथ इस इक्वेशन को यदि हम कंपेयर करें तो पीवी की जगह तो पीवी है, आरटी की जगह बच्चों यहाँ पर क्या है? आर की जगह हमारे पास क्या है? 2/3 n अल्फा। कंपेयर करने पर हमें, तो यदि हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? 2/3 n अल्फा इज इक्वल्स टू आर। आर यहाँ पर क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है, यानी कि सार्वत्रिक नियतांक है। तो यहाँ से हम अल्फा की यदि वैल्यू निकालें तो अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा? 3/2 r अपॉन n। r अपॉन n क्या है? यूनिवर्सल कांस्टेंट है ये भी। इसे r अपॉन n को, इसमें क्या है? केवल जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसमें n को यदि हम डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? k, इट मींस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। या इसकी जगह k पुट करने पर अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/2 k। अब हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 जो कि हमारे पास ये थी, हाफ एम सी स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू अल्फा टी, इक्वेशन 1 में वैल्यू यदि हम अल्फा की पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा? हाफ एम सी स्क्वायर बार इज इक्वल्स टू 3/2 के टी। हाफ एम सी स्क्वायर बार हमने क्या लिया था? माध्य स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, यानी कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल। सो वी कैन से दैट आदर्श गैस की प्रति अणु औसत स्थानांतरित गतिज ऊर्जा, यानी कि मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन फॉर आइडियल गैस
पर यूनिट मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 3/2 kT एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मास, ये मास पर डिपेंड नहीं कर रही है, आप देख रहे हैं। तो हमारे पास यदि हम स्थानांतरित गतिज ऊर्जा निकालें, माध्य गतिज ऊर्जा किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की पर ग्राम, तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है 3/2 kT। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास जो टॉपिक है वो है पॉलीएटॉमिक गैस, यानी कि बहु परमाणु गैस। जैसा कि नाम से ही है कि बहुत से परमाणु हों, तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि गैस अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे मिलकर गैस बनी होती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं अणु कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। मॉलिक्यूल से मिलकर ही गैस बनती है और मॉलिक्यूल क्या होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो वो गैस जिसके अणु या फिर मॉलिक्यूल में केवल एक ही परमाणु होता है, कोई भी हम गैस ले लें जिसके मॉलिक्यूल में केवल एक ही परमाणु होता है, एक ही एटम होता है, वो क्या कहलाता है मोनोएटॉमिक गैस कहलाती है। इसमें क्या आ जाते हैं फॉर एग्जांपल इसके हीलियम और ऑर्गन, ये गैसेस जो होती हैं इनके परमाणु एक ही एटम। एक ही एटम होता है और वो गैस यदि हम लें, वे गैस जिनके अणुओं की रचना दो परमाणुओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि गैसेस किससे बने होते हैं अणुओं से, यानी कि मॉलिक्यूल से, और मॉलिक्यूल किससे बने होते हैं एटम से। अब वे गैसेस जिनके मॉलिक्यूल्स दो एटम से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाती है डायटोमिक कहलाती है या फिर द्विपरमाणुक गैस कहलाती है। जैसे कि ऑक्सीजन, इसमें आप देख सकते हैं O2, हाइड्रोजन H2, नाइट्रोजन N2 एक्सेट्रा। अब इसी प्रकार से यदि गैस के अणुओं की रचना दो से अधिक परमाणु या फिर एटम के द्वारा होती है तो उसे हम क्या कहते हैं बहुपरमाणुविक कहते हैं या फिर पॉलीएटॉमिक कहते हैं। जैसे कि वाटर वेपर इट मींस जल वाष्प। तो यहाँ पर हम एग्जांपल देख सकते हैं मोनो एटॉमिक के, हमने जो एग्जांपल देखे वो क्या देखे बच्चों हीलियम, यानी कि इसमें सिंगल एटम होता है। डायएटॉमिक में दो एटम आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसका एग्जांपल हो गया H2। और पॉलीएटॉमिक यानी कि दो से अधिक जिसमें परमाणु होते हैं वो क्या हो जाता है पॉलीएटॉमिक हो जाता है, बहुपरमाणु गैस हो जाती है। इसका एग्जांपल क्या है H2। अणुगति सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक गैस के अणु सदैव क्या करते रहते हैं। अब हम देखें तो उस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है, गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो हमेशा ट्रांसलेशन मोशन करते रहते हैं, इट मींस स्थानांतरण गति करते रहते हैं कुछ इस तरह से। उनमें स्थानांतरित गतिज ऊर्जा होती है, स्थानांतरित में ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होती है, तभी तो वो गतिज ऊर्जा, तभी तो आगे बढ़ बढ़ के मोशन करते रहते हैं क्योंकि उनमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होती है। गति के साथ साथ अणु किसी अक्ष के परितः घूर्णन भी कर सकते हैं, यानी कि अगर वो कोई भी मॉलिक्यूल है वो अगर स्थानांतरित गतिज ऊर्जा से स्थानांतरित गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है, तो उसके साथ साथ वो क्या करता है एक जो अपनी एक्सिस, यानी कि ये कोई मॉलिक्यूल है इसकी एक्सिस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगी उस एक्सिस के सापेक्ष ये क्या कर सकता है रोटेशन या फिर घूर्णन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से उनमें क्या होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी हो सकती है। तो एक तो क्या हो गई ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो गई, एक हो गई रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब क्या होता है मोनोएटॉमिक अणु जो होता है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है, क्योंकि मोनोएटॉमिक में क्या होता है एक सिंगल एटम होता है, सिंगल एटम यदि अपनी ही अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता रहेगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है जड़त्वाघूर्ण बहुत ही कम होता है, तो उसकी जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है या फिर उसकी रोटेशनल जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसे हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं और उसमें केवल क्या मान सकते हैं कि उसमें केवल ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ही होती है। अब क्या होता है डायटोमिक अथवा पॉलीएटॉमिक का जो होता है, यानी कि जो द्विपरमाणुक और बहुपरमाणुक जो गैस होती है उनके जो एटम होते हैं उनमें क्या होता है पॉलीएटॉमिक में सिंगल होता है तो उसका उसी अक्ष के सापेक्ष होता है, डायटोमिक में बच्चों कुछ इस तरह से एटम होते हैं तो ये यदि इस अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है तो इसका क्या होता है एक पर्याप्त जड़त्वाघूर्ण होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, क्योंकि इसकी इस एक्सिस से दूरी क्या होती है कुछ बहुत ही मतलब कुछ ना कुछ इसकी इस जो जिस एक्सिस के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है इस एक्सिस से इसकी जो दूरी होती है वो कुछ ना कुछ होती है। केवल जो सिंगल एटम होता है उसमें तो हम ये चीज नहीं निकाल सकते ना, इसलिए उसमें इसको नेग्लेक्ट कर देता है इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण को। लेकिन डायटोमिक अथवा पॉलीएटॉमिक का जो होता है वो पर्याप्त जड़त्वाघूर्ण होता है, तो इसमें क्या होता है दोनों में स्थानांतरित गतिज यानी कि ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है।
और डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक अणु एक दूसरे के सापेक्ष क्या करते हैं, वाइब्रेट भी कर सकते हैं। भाई दो एटम हैं आपस में जुड़े हुए हैं तो वो कंपन भी कर सकते हैं एक दूसरे के सापेक्ष, इट मीन्स वाइब्रेशन भी कर सकते हैं। तो इस दिशा में उनमें क्या होती है, कुछ वाइब्रेशन एनर्जी भी होती है। तो मोनो एटॉमिक में तो सिर्फ क्या होती है, ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, उसकी रोटेशनल एनर्जी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। डायटोमिक और पॉलीएटॉमिक में कुछ ना कुछ उनकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, कुछ ना कुछ उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अब गैस के अणुओं के बीच में जो टक्कर होती है, हम जानते हैं कि उनके बीच में जो टक्कर होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, यानी कि फुल्ली इलास्टिक होती है। इट मीन्स फुल्ली इलास्टिक का मीन्स क्या है कि आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि दो टक्करों के बीच में यदि टक्कर होती है और इलास्टिक होती है तो उनके बीच में ऊर्जा जो होती है उनकी संरक्षित रहती है, संवेग संरक्षित रहता है, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्व रहते हैं। अतः दो अणुओं के बीच में टक्कर के पश्चात उनकी स्थानांतरित गतिज ऊर्जाओं का योग नहीं बदलता, अर्थात ऊर्जा क्या रहती है, संरक्षित रहती है। ठीक है। अब ये जो सिद्धांत है ये केवल क्या होता है, मोनोएटॉमिक के लिए ही ज्यादा स्पष्ट होता है, क्योंकि उसमें केवल एक ही एनर्जी होती है। डायटोमिक पॉलीएटॉमिक में तो रोटेशनल और वाइब्रेशनल दोनों होती है, तो जिसमें केवल स्थानांतरित गतिज ऊर्जा ही होती है। परंतु डायटोमिक तथा पॉलीएटॉमिक में क्या होता है, गैस के अणुओं में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के साथ साथ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। अतः ऐसे अणुओं में टक्कर के पश्चात स्थानांतरित गतिज ऊर्जा जो होती है तथा घूर्णन व कंपन काइनेटिक एनर्जी में एक्सचेंज हो सकता है आपस में। टोटल तो सेम रहती है, पर जैसे स्थानांतरित गतिज ऊर्जा रोटेशनल में कन्वर्ट हो जाती है, रोटेशनल वाली वाइब्रेशन में कन्वर्ट हो जाती है, या फिर ट्रांसलेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो प्रत्येक अणु जो होता है बहुत अधिक टक्करें करता है। अतः टक्करों के कारण जितनी ट्रांसलेशन ऊर्जा, अब टक्कर हो रही है तो जितनी स्थानांतरित ऊर्जा घूर्णन तथा कंपन ऊर्जाओं में बदलती है, क्योंकि टोटल तो कंजर्व रहती है पर आपस में वो एक्सचेंज हो सकती है, तो जितनी ट्रांसलेशन एनर्जी रोटेशनल और वाइब्रेशनल ऊर्जाओं में बदलती है उसकी पूर्ति घूर्णन तथा कंपन ऊर्जाओं के, यानी कि उसकी जो पूर्ति होती है, इट मीन्स जितनी काइनेटिक एनर्जी हम घूर्णन और कंपन ऊर्जा में बदल देंगे तो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा अपने पास क्या हो गई, कम हो गई। तो उसकी पूर्ति कैसे हो जाती है, घूर्णन तथा कंपन ऊर्जाओं के स्थानांतरित ऊर्जा में बदलने से हो जाती है। इट मीन्स घूर्णन, रोटेशनल और वाइब्रेशनल जो एनर्जी है वो भी ट्रांसलेशन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये टोटल जो होती है वो इनका संरक्षण बना रहता है। अतः इस प्रकार से स्थानांतरित गतिज ऊर्जा ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी का संरक्षण बना रहता है। इट मीन्स ये कंजर्व है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास गामा तथा गैस के अणुओं की संरचना के में संबंध, रिलेशन बिटवीन गामा एंड कंस्टिट्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गामा और जो गैस के अणुओं की संरचना होती है उनमें क्या संबंध होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कि हमने कोई भी एक आइडियल गैस मान ली, उसका 1 ग्राम अणु को, आइडियल गैस ले लिया, कोई भी आदर्श गैस ले ली, उसके 1 ग्राम अणु को यदि हम गर्म करके उसके टेम्परेचर में कितनी चेंज, टेम्परेचर में वृद्धि करते हैं, उसके टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो कितनी वृद्धि करते हैं, dt यदि हम वृद्धि करते हैं, तब गैस की कुल ऊर्जा, यानी कि कुल ऊर्जा किस क्या क्या होती है बच्चों, स्थानांतरित ऊर्जा प्लस घूर्णन ऊर्जा प्लस कंपन ऊर्जा। इट मीन्स ट्रांसलेशन एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशन एनर्जी। तो गैस की टोटल एनर्जी में जो वृद्धि होगी, यानी कि टोटल एनर्जी में कितनी बढ़ जाएगी, वो कितनी होगी, क्योंकि 1 ग्राम अणु लिया है तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई CV। CV क्या है, विशिष्ट ऊष्मा। इट मीन्स स्पेसिफिक हीट होती है। स्पेसिफिक हीट हम यदि उसे ऊर्जा दे रहे हैं और उसकी टेम्परेचर में कोई चेंज हो रहा है तो स्पेसिफिक हीट में भी चेंज होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाई CV मल्टीप्लाई बाई चेंज कितना हो रहा है, dt। इसे हम किस में लिखेंगे, कैलोरी में। जूल में यदि हम इसे निकालें तो ये क्या हो जाएगा, J मल्टीप्लाई बाई CV मल्टीप्लाई बाई dt अर्ग। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, गैस की टोटल एनर्जी आ गई। CV यहाँ पर क्या है, गैस की स्थिर आयतन पर, V यहाँ पर लगाया गया है, इट मीन्स टेम्परेचर कांस्टेंट है। स्थिर आयतन पर आणविक विशिष्ट ऊष्मा, इट मीन्स मॉलिक्यूलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस एट कांस्टेंट मॉलिक्यूल। अब हम क्या जानते हैं कि एक अणु की जो औसत यानी कि एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी होती है, अभी हमने पढ़ के चुके हैं हम, वो कितनी होती है, 3/2 kT। के को यदि हम R/N लिख दे तो क्या हो जाएगा, 3/2 R/N T। ये होती है। अभी हमारे पास सोचो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हम यूज करेंगे क्योंकि गैस की जो टोटल ऊर्जा है वो हमारे पास एक तरह से हमने 1 ग्राम अणु की लेकर ये वाली निकाली है हमारे हिसाब से। अब हम इन तीनों एनर्जीज को जो हमारे पास इसकी टोटल ऊर्जा होती है, इनके अलग अलग देखकर इन्हें टोटल करेंगे और फिर इस इक्वेशन नंबर 1 के इक्वल करेंगे। जैसे कि वी नो दैट एक अणु की एवरेज ट्रांसलेशन एनर्जी कितनी हो गई, ये हो गई आपके पास
अब तो 1 ग्राम अणु की स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि, ये हमारे पास क्या हो गई, स्थानांतरित औसत स्थानांतरित ऊर्जा हो गई। अब इसमें वृद्धि हम किस प्रकार से निकालेंगे, वृद्धि क्या होगी, अभी हमने देखा है वृद्धि हमने क्या मान के चल रहे हैं, डी टी मान के चल रहे हैं और 1 ग्राम की निकालनी है हमें, तो हम किस प्रकार से लिखेंगे 3/2 r/n dt, ये वृद्धि है और 1 ग्राम की निकालने के लिए n को क्रॉस करेंगे तो मल्टीप्लाई बाई n। अब ये क्या आ जाएगा 3/2 r dt, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यदि हम मान के चलें कि कुल ऊर्जा में वृद्धि यानी कि टोटल एनर्जी में जो इंक्रीज होता है वो अपॉन स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि, जैसा कि हम स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि देख रहे हैं, वो हमें ये प्राप्त हो रही है 2, ये इसे इक्वल्स टू हम मान लिए कि ये बीटा है। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या लिख देंगे, कुल ऊर्जा में वृद्धि हमारी इक्वेशन नंबर 1 में दी गई थी और स्थानांतरित ऊर्जा में वृद्धि हमने इक्वेशन नंबर 2 में दी है। तो इन्हें हम आपस में अपॉन करेंगे तो क्या आ जाएगा JCV dt अपॉन 3/2 r dt, dt से dt कैंसिल हो गया, ये हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों 2/3 JCV अपॉन r इज इक्वल्स टू बीटा। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि मेयर का जो लॉ है उससे r इज इक्वल्स टू, यदि हम r को विशिष्ट ऊष्मा की फॉर्म में लिखें तो r का फॉर्मूला होता है r इज इक्वल्स टू JCP माइनस CV। अब r को यदि हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3 JCV अपॉन JCP माइनस CV, J से J कैंसिल हो गया, ये आ गया बीटा इज इक्वल्स टू 2/3 CV अपॉन CP माइनस CV। CV से ऊपर और नीचे दोनों तरफ यदि हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा बीटा इज इक्वल्स टू 2/3, CV से ऊपर हमने डिवाइड किया तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे यदि हमने डिवाइड किया तो आएगा CP अपॉन CV माइनस 1, तो CP अपॉन CV को हमने गामा रख दिया, तो ये हमारे पास बीटा की वैल्यू क्या आ गई 2/3 1 अपॉन गामा माइनस 1। अब गामा ये क्या है CP अपॉन CV, ये इक्वेशन गामा तथा गैस की एटॉमिसिटी को संबंधित करती है। बीटा हमारी क्या हो गई, परमाणुकता हो गई किसी गैस की परमाणुकता, और गामा के बीच में रिलेशन बताती है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम क्या देख सकते हैं कि यदि हम मरकरी वेपर ले यानी कि पारे की वाष्प को लेकर चलें तथा इनर्ट गैस जो निष्क्रिय गैस है उसके लिए गामा का मान क्या होता है 5/3 होता है, ये एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं हम, तो 5/3 गामा का मान है, तो इससे हम बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बीटा हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस डिनोट्स दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू ट्रांसलेशन एनर्जी, ये बीटा इक्वल्स टू 1 होना क्या बताता है, बीटा हमारा क्या था कुल ऊर्जा में वृद्धि बटे स्थानांतरित गतिज ऊर्जा में वृद्धि, तो ये हमारा 1 आ गया। इट मीन्स टोटल एनर्जी में जो वृद्धि है वो किसके बराबर होगी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी में वृद्धि के बराबर। इट मीन्स इन गैसों के अणुओं में घूर्णन तथा कंपन ऊर्जा नहीं है। टोटल एनर्जी किसके बराबर हो गई, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी के, इट मीन्स स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के बराबर हो गई, तो उसमें घूर्णन और कंपन ऊर्जा है ही नहीं, तथा यदि है तो टक्करों में उनके बीच में विनिमय नहीं होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जो गैस है जिसके लिए गामा इक्वल्स टू 5/3 लिया है, ये कैसी है, मोनोएटॉमिक गैस है, यानी कि एक परमाणु है। अब ऐसे ही डाई एटॉमिक के लिए गामा इक्वल्स टू क्या होगा 7/5 होगा। एक्सपेरिमेंट से हमने बीटा की वैल्यू 7/5 रखने पर बीटा में गामा की वैल्यू 7/5 यदि हम रखें तो बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। इट मीन्स 1 से कुछ ज्यादा आया है, मोनो एटॉमिक के लिए 1 आया, डायटोमिक के लिए 1 से थोड़ा ज्यादा आया, तो बीटा की जो वैल्यू बढ़ती जा रही है, अर्थात घूर्णन तथा कंपन ऊर्जाओं का योग स्थानांतरित ऊर्जा का 2/3 भाग है। जैसे जैसे गामा का मान 1 के समीप पहुंचता है, इट मीन्स गामा का मान तो हम कम करते जा रहे हैं, पहले 5/3 लिया, फिर 7/3 ली, 7/5 लिया, ये तो 1 से क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, 1 के पास पहुंचता जा रहा है, मीन्स धीरे धीरे कम होता जा रहा है जैसे जैसे हम मोनोएटॉमिक डायटोमिक गैस की तरफ बढ़ रहे हैं। पर वैसे वैसे क्या हो रहा है, बीटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, पहले 1 थी, अब देखो 1 से कुछ ज्यादा है। अर्थात इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, घूर्णन तथा कंपन ऊर्जाओं का जो योग है वो स्थानांतरित ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है, स्थानांतरित ऊर्जा की तुलना में अधिक होता है। उन दोनों का जो टोटल है उसकी तुलना में स्थानांतरित ऊर्जा कम होती है, अतः अणु में परमाणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। ये परमाणुकता को व्यक्त करता है बीटा, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम गामा की वैल्यू को कम कर रहे हैं, तो परमाणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, अतः गैस के लिए गामा का मान जितना कम होगा
उसकी परमाणुकता उतनी ही अधिक होती है। ठीक, गामा का मान जितना हम कम लेते जा रहे हैं बच्चों, आप देख सकते हैं कि उसकी बीटा यानी कि उसकी जो परमाणुकता है, एटॉमिसिटी है, वो बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि स्वतंत्रता की कोटि। ये क्या होता है बच्चों, कोई भी कण जो होता है, कोई भी कण है, वो जितनी इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस में गति कर सकता है, जितनी भी स्वतंत्र दिशाओं में गति कर सकता है, वो क्या कहलाती है, उसकी स्वतंत्र कोटि कहलाती है। जैसे कि यदि हम मोनो एटॉमिक गैस ले लें, कोई भी एक कण ले लें, वो स्पेस में कहीं भी गति कर सकता है। तो उसकी, जैसे हम स्पेस ले लें 3 डायमेंशनल का, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो तीनों दिशाओं में कहीं भी गति कर सकता है। तो इसकी स्वतंत्र कोटि कितनी हो गई, 3 हो गई। और यदि हम डायटोमिक गैस की बात करें तो डायटोमिक गैस में क्या होता है, 2 कण एक दूसरे से डंबल की तरह बंधे हुए होते हैं। तो डंबल की तरह बंधे हुए होते हैं तो क्या होता है कि इनमें स्थानांतरित गति करने के साथ साथ 2 स्वतंत्र अक्षों के सापेक्ष क्या करते हैं, ये घूर्णन गति भी कर सकते हैं। घूर्णन गति मीन्स, अब ये एक्स एक्सिस के इस तरह से यदि हम डायटोमिक मान लें तो ये एक्स एक्सिस के सापेक्ष भी घूर्णन कर सकता है। ये जेड एक्सिस कुछ इस तरह से होगी तो उसके सापेक्ष भी घूर्णन कर सकता है। एक्स एक्सिस के सापेक्ष इसका जो घूर्णन है वो क्या होगा, उसका जड़त्वागुण बहुत कम होगा क्योंकि खुद एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, तो उसे हम नेग्लेक्ट मान सकते हैं। और 3 दिशाएं इसकी स्वतंत्र रूप से गति कर ही सकता है। ये तो हमारे पास टोटल स्वतंत्र कोटि या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 5 आ गई। तो स्पेस में स्थानांतरण गति करने के अतिरिक्त 2 स्वतंत्र अक्षों के सापेक्ष घूर्णन गति भी कर सकता है। अतः इसकी 5 स्वतंत्र कोटियां होती है, जिसमें से 3 स्थानांतरित हो गई ट्रांसलेशन गति के लिए और 2 क्या हो गई, रोटेशनल मोशन के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो आता है पॉलीएटॉमिक। बहुपरमाणुक में क्या होता है, 3 परस्पर लंबवत अक्षों के सापेक्ष घूर्णन कर सकता है। एक तो 3 तो वही हो गया जो कि एक्सिस के सापेक्ष कर सकता है। यहाँ पे पॉलीएटॉमिक में हमने क्या लिया है कि तीनों जो एटम है वो एक ही एक्सिस में नहीं है, अलग अलग है। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें एटम क्या है, अलग अलग एक्सिस के सापेक्ष है। ये 3 एटम है, एक ही लाइन में नहीं है तीनों एटम। तो ये क्या कर सकते हैं, एक तो अलग अलग अपनी अपनी जो अपने अपने परपेंडिकुलर के सापेक्ष घूर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार इसकी 6 स्वतंत्र कोटियां हो जाती है, जिसमें से 3 तो स्थानांतरित हो गई और 3 क्या हो गई, घूर्णन हो गई, क्योंकि तीनों अलग अलग के सापेक्ष घूर्णन कर सकते हैं। अब डायटोमिक पॉलीएटॉमिक में क्या होता है कि इनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई यदि कंपन या फिर वाइब्रेशनल मोशन होती है तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बढ़ जाती है। इट मींस इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कुछ और भी हो सकती है। यहाँ पर आपको डायटोमिक का एग्जाम्पल यहाँ दिखाया गया है बच्चों, और पोलोएटॉमिक का डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है। ये हो गया आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर है हम उसमें पढ़ेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा समविभाजन का नियम। इसे आपकी जो यूनिट है इसे आगे बढ़ाएंगे।